गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि पेरिटी वायोलेशन बीटा डीके के अंदर यांग और ली ने सजेस्ट करा, और हमने देखा कि हमें एक सूडो स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानना आवश्यक होगा, जो कि हमें अल्फा और बीटा दोनों के एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा। अल्फा जो पेरिटी जिसमें अपन का पेरिटी नो चेंज है, और बीटा जो फ्रैक्शन बताएगा वो जिसमें पेरिटी का चेंज हो रहा है। तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट डेवलप करना है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों एग्जिस्ट करते हो, और वो सूडो स्केलर क्वांटिटी के साथ ही पॉसिबल है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ली और यांग ने एक ल्यूसाइड ट्यूब ली, और उसमें जो लोअर पोर्शन है उसका है वहाँ एक एंथ्रेसाइट क्रिस्टल लगा हुआ है। ये ट्यूब है, ल्यूसाइड ट्यूब है, और उसमें यहाँ पे एंथ्रेसाइट क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि बीटा डीके को डिटेक्ट करेगा। उसके जस्ट नीचे ये कोबाल्ट 60 का एक बीटा डीके का सोर्स रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, हमेशा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक ये जो लगा रखा है, जो ब्लैक से बता रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की कॉइल और टेम्परेचर को मेजर करने का भी यहाँ पे सिस्टम लगा होता है। हम करंट की डायरेक्शन बदलकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके हम जे की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पे हम करेंगे। तो हम जो मेजरमेंट करेंगे बीटा डीके के लिए का मेजरमेंट करेंगे एंथ्रेसाइट क्रिस्टल से दो केस में करेंगे। एक तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। ठीक है ना। इन दोनों के ऑब्जर्वेशन लेंगे, और इसका जो पैरामीटर होगा दो केस में हम लेंगे, एक तो पोलराइज स्टेट में और एक अनपोलराइज स्टेट में। ठीक है ना। पोलराइजेशन क्यों जरूरी है ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पोलराइज होना चाहिए। न्यूक्लियस पोलराइज कब होगा? जब उसके सारे जो न्यूक्लियस हैं ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। पहले तो उसका प्रिंसिपल देखते हैं कि हाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नहीं कहूँगा यहाँ पे मैं, न्यूक्लियन कहूँगा, उसका जो प्रोबेबिलिटी है इन द एक्साइटेड स्टेट वो होती है, प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस म्यू एच अपॉन के टी। ये अपने पास है। अब ये ऑफ द ऑर्डर, ये एक्साइटेड स्टेट की है। हम चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ग्राउंड स्टेट में आ जाए तो एफ की वैल्यू जीरो हो जाए। एफ की वैल्यू जीरो होने के लिए जरूरी है हमारे पास म्यू एच शुड बी मच मच ग्रेटर देन के टी, ये होना चाहिए। ठीक है ना। ये मैग्नेटाइजेशन एनर्जी है, और ये के टी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर है। तो एच, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ के टी अपॉन म्यू। अगर पर्टिकुलर केस हम लें कि इफ टी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल 0.01 केल्विन था, इस टी को रख करके इसको सॉल्व करें तो इसके लिए एच की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ आती है 100 टेस्ला, दैट इज 10 की पावर 6 गॉस। इतनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल उस समय नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1956 की। उस समय ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं था। तो यांग और ली ने क्या करा, सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, वो उनको आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। उनको पोलराइजेशन करने से क्या होगा कि एस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, और वो जो डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर देंगे। और एस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करने की। तो अगर ये पोलराइज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करते हैं तो ये न्यूक्लियस में भी टेम्परेरीली वहां पे वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगा करके बाहर से टेक्निकली हम बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा देंगे। किसके किसके द्वारा? सीरियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा। ये हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो कोबाल्ट 60 है
वो उनके न्यूक्लियंस को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। इनके पोलराइज होने का मतलब है कि सारे के सारे न्यूक्लियन ग्राउंड स्टेट में आ गए, सबका जे पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी यहाँ से इसमें न्यूक्लियन है, उनका जे की डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं इनिशियली अपवर्ड था। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम का होगा ऊपर की डायरेक्शन में, और जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो दोनों पैरेलल केस को बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को 0.01 केल्विन पे रखने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप से और लो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन की थ्योरी को लगा करके यहाँ पे टेम्परेचर इस यहाँ का इस एरिया का टेम्परेचर को 0.01 केल्विन के आसपास लाया जाता है। बहुत डिफिकल्ट काम है। गामा रे को मेजर करने के लिए हम दो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के सिस्टम लगा रखे हैं, ए और बी। ए तो अपन कह सकते हैं कि इक्विटोरियल डायरेक्शन में, और बी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस पर ये दो अपन ने मेजर करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे, एक तो 0 डिग्री पे कह सकते हैं और एक 90 डिग्री पे कह सकते हैं, ठीक है ना। आप 0 डिग्री को 180 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल मेजर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि काउंट को मेजर करेंगे बेसिकली। तो सोडियम आयोडाइड के काउंट हमने यहाँ पर गामा रे एनिसोट्रॉपी को बताएंगे। जो सोडियम आयोडाइड है वो गामा रे को डिटेक्ट करेगा, तो ये इसकी प्लॉट को बताएगा। और जो बीटा एसिमेट्रिक है, बीटा जो काउंट है, इनका जो मेजरमेंट को काम करने के लिए काम कर रहे हैं, हम एंथ्रेसाइट क्रिस्टल को काम में ले रहे हैं। तो इनिशियली हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में रखेंगे और मेजरमेंट करेंगे, और एक बार डायरेक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, अपोजिट कर देंगे। जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की करेंगे तो जे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। मगर इलेक्ट्रॉन अभी भी ऊपर जा रहे हैं, तो जो रिवर्स डायरेक्शन करने पर बेसिकली जे डॉट पे, जे और पी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, और दोनों में काउंट को मेजर करेंगे, एंथ्रेसाइट क्रिस्टल को करेंगे। तो ये देखा गया कि जब जे और इलेक्ट्रॉन का जो लीनियर मोमेंटम था वो एक डायरेक्शन में आया, तो हमें काउंट रेट बहुत कम मिली, है ना। काउंट रेट क्या मिली, कम मिली। ये वाला जो पोर्शन है दोनों पैरेलल के बारे में बताता है। एच का मतलब है जे, और इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों जब पैरेलल थे तब काउंट रेट क्या थी, कम थी। और जब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने चेंज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन की इनकी जो मेजरमेंट था, इसमें काउंट आए वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जैसे ही मैंने डायरेक्शन को चेंज करा, 180 डिग्री से चेंज कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में काउंट क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब एल्फा और बीटा दोनों एग्जिस्ट करते हैं किसमें, इस जो पर्टिकुलर हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे काम करा, इसके अंदर हमें काम में सारी चीज मिली। जो कोबाल्ट 60 है उसका जो रे डायग्राम है, जो डीके डायग्राम कहते हैं बेसिकली, तो पहले इनिशियल जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो 5 है, 5 प्लस है, वो 4 प्लस आता है। तो ये हम देख रहे हैं कि कौन, जीटी इंटरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये जीटी इंटरेक्शन है, ये बात। और 4 प्लस से 2 प्लस और फिर 2 प्लस से 0 प्लस, ये दो गामा रे निकलती हैं। तो गामा रे की एनिसोट्रोपी को नापने के लिए हमारे पास दो यहाँ पे हमने वो डिटेक्टर लगा रखे हैं, और इसको मेजर करने के लिए एंथ्रेसाइट क्रिस्टल लगा रखा। तो हमने देखा दोनों के अंदर काउंट में क्या रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यांग और लीन ने पूरा मेजरमेंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मेजर कर लिया। तो इससे प्रूव होता है, इस थ्योरी से प्रूव होता है कि पर्टिकुलर बीटा डी के अंदर एल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब एल्फा और बीटा दोनों जीरो नहीं है। एल्फा और बीटा दोनों जीरो नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पैरिटी वायोलेट हो रही है। इस तरीके से एक प्रैक्टिकल की सहायता से हम सारे के सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम एनाइसोट्रोपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एनाइसोट्रोपी के लिए हम काउंट बी और काउंट ए, जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, काउंट बी और काउंट ए और डिवाइडेड बाय काउंट बी, ठीक है ना, इनसे हम करके और वैल्यू को निकाल सकते हैं। मतलब थीटा एन 90 डिग्री माइनस एन 0 डिग्री अपॉन एन 0 डिग्री,
ठीक है ना। ये हम काम में लेकर के ये इस फॉर्मूले से एनिसोट्रॉपी निकाल सकते हैं। तो अगर इससे कैलकुलेट करें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 1.15, ठीक है ना, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.75, तो -0.75 अपॉन 1.15, इसको सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास हमें एनिसोट्रॉपी मिलती है। तो एक ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं कि एनिसोट्रॉपी किस ऑर्डर की है। 35 तक मिल जाएगी अगर अपन ये वैल्यू को लेके चले, तो 35% एनिसोट्रॉपी मिलेगी। और ये एनिसोट्रॉपी धीरे धीरे कम होती जाती है। ये स्टेज आने का मतलब ये है, दोनों केस का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का पोलराइजेशन खत्म हो गया, मतलब वार्म जो ये टेम्परेचर है, जो 1 केल्विन था, 0.01 केल्विन था, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ते ही क्या हुआ कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर सारे न्यूक्लियन से, वो ग्राउंड स्टेट से मतलब उसका पोलराइजेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली पाया गया कि जो पोलराइजेशन खत्म होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिनट के अंदर खत्म होता है, ठीक है ना। एक रफ एस्टिमेट है, दोनों प्रैक्टिकल से सेम तरह के हमें आउट डिटेक्ट जो रिजल्ट है वो दोनों तरह के मिले। इन सब प्रैक्टिकल से हम सारा का सारा डेटा निकाल सकते हैं। एनाइसोट्रोपी का भी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। एनाइसोट्रोपी का यहाँ पे दिख जाएगा, इस तरीके से आती है। ये तो है 0 और ये है 35%, ठीक है ना। 0.35 के आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.35% अपने पास आ जाएगी। और ये कितना हो गया, 0 हो गया। और ये कितना पे 7.5 मिनट, यहाँ टाइम है और यहाँ एनाइसोट्रोपी है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकल की हेल्प से ये निकाल सकते हैं कि एक चीज और निकाल सकते हैं कि कौन सा बीटा डीके फेवर्ड कर रहा है नेचर के अंदर करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो काउंट रेट है वो इसमें ज़्यादा आ रही है, तो नेचर जो प्रीफर कर रहा है वो बेसिकली इसके बारे में, इस वाले काउंट को ज़्यादा प्रीफर कर रहा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। इसको कंपेरिजन हम एक नया जो पैरामीटर है हेलिसिटी, उससे भी हम कह सकते हैं, हेलिसिटी निकाल के भी हम कर सकते हैं। जो न्यूट्रिनोज है उनकी हेलिसिटी को कंपेयर करके भी हम सेम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी बीटा डीके के वायलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बीटा डीके से रिलेटेड है, और ये बताते हैं कि जो नेचर फेवर्ड कर रहा है वो लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, इसको राइट हैंडेड का नाम दिया हुआ है, इसको लेफ्ट हैंडेड का। तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को ज़्यादा फेवर करता है कंपेयर टू द राइट हैंडेड सिस्टम, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे, ना केवल मतलब बीटा डीके का पता पड़ता है, नेचर के अंदर किस तरीके से फेवर्ड कर रहा है वो भी हमें पता पड़ता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो काम है ये बीटा डीके का है। इसको आप नोट कर लें, सारी चीज़, ग्राफ को समझ लें, ग्राफ कैसे आया, क्यों आया, है ना, काउंट ए का, बी का, एंथ्रासाइट क्रिस्टल का, इन सब को समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टर्म पे हम अगला टॉपिक लेके काम करेंगे।